नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट के लिए आपके सामने दो लड़कियों की एक बहुत ही डरावनी घटना लेकर के सामने आया हूं। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा भयानक रहने वाली है, तो मैं आपको अभी आगाह कर देता हूं कि अपने ईयरफोन्स को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए और घर के किसी कोने में अकेले बैठ जाइए ताकि आप स्टोरी का पूरा आनंद अच्छे से ले सके। यह कहानी बंबई के एक कॉलेज में पढ़ने वाली दो सहेलियों की है। अब वो कॉलेज के हॉस्टल में रहने के बजाय किराए पर एक फ्लैट लेकर रहती है। क्योंकि उनके परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो पैसों को लेकर उनकी कोई परेशानी नहीं है। उस फ्लैट में उन दोनों में से एक सहेली के साथ बहुत ही भयानक और दर्द भरी घटना हो जाती है और अपनी सहेली के अंदर होने वाले इतने सारे परिवर्तनों को देखकर उसकी दूसरी सहेली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। यूं समझ लीजिए कि इन दोनों की जान तो गई नहीं, लेकिन बाकी कुछ रहा नहीं। ये कहानी हमें दिव्या नाम की लड़की ने बताई है, जिसकी सहेली अनुप्रिया के साथ ये बेहद डरावनी घटना हुई है। दरअसल यह घटना अनुप्रिया के साथ तब घटित हुई जब वह अपने कॉलेज के टूर में राजस्थान घूमने गई थी और वो राजस्थान की खूबसूरती में इतना ज़्यादा खो गई कि उससे रिलेटेड एक पेंटिंग खरीद लेती है। उसका वो पेंटिंग खरीदना देख लो और उसका जीवन तभी से नरक के समान हो जाता है। उसका शरीर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और अभी उसकी उम्र भी महज 23 साल की ही होती है और उसके इतने कमज़ोर शरीर में 4-5 आत्माएं घुस जाती हैं। अब आप सोच करके देखिए कि अगर किसी के शरीर में एक आत्मा भी घुस जाती है तो उस इंसान का शरीर कैसे घायल हो जाता है। और यहाँ अनुप्रिया के शरीर में तो 4-4 आत्माएं एक साथ घूम रही हैं। अब अनुप्रिया को तो कुछ होश नहीं रहता है कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन उसकी सहेली दिव्या वो इस पूरी घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखती है। तो साथियों, जैसा दिव्या ने हमें यह पूरी स्टोरी बताई है, वैसे ही मैं आज आपके सामने इसको रखने वाला हूं। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे। तो चलिए अब इस कहानी को मैं अपने पर्सपेक्टिव से शुरू करता हूं। अनुप्रिया 23 साल की लड़की है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आर्ट एंड पेंटिंग सेक्शन से है। अनुप्रिया को पेंटिंग्स बनाने का शौक बचपन से ही रहा है। वैसे तो उसके पापा चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन बेटी की जिद के आगे पापा की एक ना चली और उन्होंने उसकी पढ़ाई आर्ट्स से ही कराई। अनुप्रिया मूल रूप से पूना की रहने वाली थी, लेकिन कॉलेज की वजह से उसे मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ वो अपनी दोस्त दिव्या के साथ फ्लैट को शेयर करती है। मुंबई में वैसे भी रहने के लिए ठिकाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। दिव्या ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वो आईटी सेक्टर में जॉब करती है। अनुप्रिया के कॉलेज के शुरू के दिन काफ़ी अच्छे रहे। उसके बहुत सारे दोस्त भी बने और फिर एक दिन उन्हें कॉलेज की तरफ से राजस्थान घूमने का मौका भी मिला। अनुप्रिया राजस्थान की खूबसूरती देखकर बहुत मोहित हुई थी। वहां उसने अलग अलग जगह घूमी थी, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा था, क्योंकि अनुप्रिया एक आर्ट्स और पेंटिंग की स्टूडेंट थी। इसीलिए उसे कागज़, कलम, ब्रश और जिससे पेंटिंग बनती है उन चीज़ों की ज़रूरत हमेशा रहती थी। कॉलेज से अलग इसका खर्चा भी अधिक था। एक दिन उसकी दोस्ती उसके सीनियर लड़के रवि से हुई। रवि को जब पता चला कि अनुप्रिया एक बड़े माल से पेंटिंग का सारा सामान खरीदती है तो रवि ने अनुप्रिया को कहा, अनु, तुम इतना महंगा सामान क्यों खरीदती हो? अनुप्रिया ने कहा, अब पढ़ाई में क्या महंगा क्या सस्ता, मुझे जो जगह पता है वहीं से खरीदती हूँ। रवि कहता है, अरे एक बार हमसे तो पूछ लेती, मैं तुम्हें इससे अच्छा और सस्ता सामान दिला सकता हूं। अनुप्रिया कहती है, अच्छा जी। रवि कहता है, हाँ, हम सभी वहां से ही सामान लाते हैं, इससे हमारे पैसे भी बचते हैं। तभी रवि की बात काटते हुए उसका एक दोस्त बोलता है, और बचे हुए पैसों से हम पार्टी कर लेते हैं। और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। रवि अनुप्रिया से कहता है, तुम कहो तो तुम्हें भी वो शॉप दिखा दूं।
अब जब पैसे बचाने की बात हो तो भला कौन मना करेगा, इसीलिए अनुप्रिया हामी भर देती है। कॉलेज खत्म होने के बाद रवि अनुप्रिया को अपने साथ अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाता है। रवि मुंबई के स्लम एरिया से होते हुए जाता है। वहां बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। जगह जगह कूड़ा पड़ा था, कहीं कहीं बहुत सफाई भी थी, जिसे देखकर अनुप्रिया कहती है, रवि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रवि कहता है, बस वो शॉप आने ही वाली है, ये शॉर्टकट था, इसीलिए यहां से आना पड़ा। रवि जिस दुकान की बात कर रहा था वो एक तंग और भीड़ भाड़ वाली जगह पर थी। दुकान बड़ी नहीं थी लेकिन सामान बहुत सारा था। रवि दुकान वाले भैया से हाथ मिलाता है और कहता है, भाई यार कॉलेज के लिए पेपर्स खरीदने हैं और हाँ, बढ़िया वाले कलर भी दिखा देना। कुछ देर में एक लड़का पेंटिंग के पेपर और ब्रांडेड कलर का डिब्बा लाकर देता है। अनुप्रिया को थोड़ा शक होता है कि इतनी छोटी सी दुकान में इतना सामान और वो भी ब्रांडेड, कहीं ये सामान नकली तो नहीं है। लेकिन वो ट्राई करने के लिए सामान खरीद लेती है। अनुप्रिया जब पेपर छूकर देखती है तो पेपर तो अच्छी क्वालिटी के ही लग रहे थे, लेकिन रंगों को चेक करना अभी बाकी था। इसलिए अनुप्रिया सोचती है कि वह घर जाकर ही रंगों को चेक कर लेगी। अगर अच्छे नहीं निकले तो कौन सा बार बार खरीदने आएगी। अनुप्रिया घर आकर अपने काम वगैरह निपटाती है, फिर अपनी पेंटिंग की प्रैक्टिस करती है। जब वह आज खरीदे हुए रंगों का इस्तेमाल करती है तो हैरान रह जाती है। सच में कलर बहुत ही अच्छे और पक्के थे। अनुप्रिया उसी समय रवि को फोन करके उसका शुक्रिया अदा करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अनुप्रिया के कलर और पेपर दोनों ही खत्म हो जाते हैं, इसीलिए वो रवि से उसी शॉप पर दोबारा जाने को कहती है। रवि भी जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे भी कुछ सामान लाना था। रवि और अनुप्रिया वापस उस दुकान पर जाते हैं। अनुप्रिया अपना सामान ले लेती है। रवि को सामान खरीदने में थोड़ा समय लग रहा था। तभी अनुप्रिया की नज़र दुकान में बने छोटे से दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे के पीछे कुछ लोग थे और सामान भी रखा था। अनुप्रिया दुकान वाले से पूछती है, भैया ये पीछे भी कोई दुकान है क्या? दुकान वाला कहता है, हाँ मैडम, वहाँ बनी बनाई पेंटिंग मिलती है। अनुप्रिया पूछती है, भैया क्या मैं वो पेंटिंग देख सकती हूँ? दुकान वाला कहता है, हाँ, क्यों नहीं, अगर कोई पेंटिंग पसंद आए तो खरीदना भी। अनुप्रिया मुस्कुराती हुई अंदर चली जाती है। वहां सच में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग रखी हुई थी। प्राकृतिक दृश्य की, मानव चित्रण और भी बहुत सारी शैलियों की पेंटिंग्स थीं। सभी पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी। अनुप्रिया का दिल तो हर एक पेंटिंग पर आ रहा था। इन सब पेंटिंग से हटकर एक पेंटिंग रखी थी जिस पर बंजारों का एक कारवां था जो कि रेगिस्तान पर चल रहे थे। उनके हाथों में संगीत से संबंधित कुछ वस्तुएं थीं। उस कारवां में बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी थीं। अनुप्रिया को वो पेंटिंग अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो कुछ दिन पहले राजस्थान से होकर आई थी, इसीलिए उस पेंटिंग की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होती है। उस छोटे से कमरे में बार बार उसकी नजर उसी बंजारों वाली पेंटिंग पर जाती है, इसीलिए वो बाहर आकर दुकान वाले भैया से उस पेंटिंग के रेट पूछती है। इस पर वो दुकान वाला कहता है, अरे मैडम, इस पेंटिंग के क्या रेट पूछ रही हो? जो मन करे वो दे दो। अनुप्रिया हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? दुकान वाला कहता है, ये पेंटिंग तो एक कोने में पड़ी धूल ही खा ही रही है, कोई लेकर ही नहीं गया कभी। अनुप्रिया एक बार फिर उस पेंटिंग को देखती है। इतनी अच्छी पेंटिंग तो है, पता नहीं लोगों को कैसे पसंद नहीं आई। चलिए इसे मैं खरीद लेती हूँ, आप मुझे पैसे बता दीजिए। दुकान वाला कहता है, मैडम आप इसके 300 रुपए ही दे दीजिए। अनुप्रिया झट से अपने बैग से 300 रुपए निकालकर दुकान वाले को दे देती है। सामान खरीदने के बाद अनुप्रिया और रवि वापस अपने घर आ जाते हैं। अनुप्रिया जिस फ्लैट में रहती थी वो 2 बेडरूम वाला फ्लैट था। घर आकर अनुप्रिया अपने रोज के काम करती है और फिर फ्री होकर उस बंजारे वाली पेंटिंग को अपने कमरे में बेड के सामने वाली दीवार पर टांग देती है। इसके बाद वह अपने फोन में राजस्थान की ट्रिप के फोटोज देखती है। शायद वो उस पेंटिंग के जरिए अपनी यादों को ताज़ा कर रही थी।
अनुप्रिया और दिव्या काम के मामले में अलग थे, लेकिन खाना साथ मिलकर ही बना लेते थे। ज्यादातर खाना अनुप्रिया ही बनाती थी, क्योंकि दिव्या को ऑफिस से आने में कभी कभी देर भी हो जाती है। और आज तो दिव्या ने फोन करके खाना बनाने को मना कर दिया था, क्योंकि दिव्या एक पार्टी में जाने वाली थी। इसीलिए अनुप्रिया ने सिर्फ अपने लिए खाना बनाया, खाया और सो गई। अनुप्रिया चैन सुकून से सो रही थी कि तभी उसे एक रेगिस्तानी इलाका दिखता है। रेगिस्तानी इलाका, दूर दूर तक रेत ही रेत। और इस रेगिस्तानी इलाके में चल रहा एक कबीला, एक ऐसा कबीला जिसे बंजारा कहा जाता है। उनके साथ साथ उनके जानवर भी हैं, और वो लोग एक गीत गाते हुए चल रहे हैं। आड़ावल ऊंचो अड़कीलो ऊंचो गढ़ चित्तौड़ रे, मगरा मगरा पर्वत पर्वत दूजे घोड़ा पौड़ रे, घाटी घाटी के गठ गाथा गूंज रयो गुणगान रे, चित्त मंडैया चितराम चितारे हर पत्थर चट्टान रे। ये गीत एक संगीत पर चल रहा था। सभी लोग खुशी खुशी चल रहे हैं। एक छोटी लड़की बार बार अपनी माँ की गोद में चढ़ने की जिद भी कर रही है। रेगिस्तानी इलाके को पार करके ये बंजारे लोग नगर में प्रवेश कर ही रहे थे, और तभी सामने से ऊंटों पर बैठे कुछ लोगों की टोली आती है और तीर से बंजारों के एक एक व्यक्ति को घायल कर देती है। अचानक हुए इस हमले के लिए बंजारे तैयार नहीं थे। अंततः वहां सभी बंजारे तड़पने लगते हैं। इस तरह मौत का दृश्य देखकर अनुप्रिया घबराकर उठ जाती है। कमरे में अंधेरा था। अनुप्रिया घबराई हुई थी, इसीलिए जल्दी से अपने बिस्तर को टटोलती है और अपना फोन ढूंढती है। जैसे ही अनुप्रिया फोन की टोरच जलाकर कमरे की लाइट जलाने के लिए उठती है, तो फिर से घबरा जाती है, क्योंकि उसके सामने अजीब वेशभूषा में एक आदमी खड़ा था। उस आदमी के सिर पर पगड़ी थी, ऊपरी बदन पर कमीज थी और नीचे धोती पहने हुए था। उसके हाथ में नारमुखी कड़ा, कानों में मुर्कियां और झेले थे, साथ ही हाथ में डंडा भी था। उसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं। आंखों का रंग गहरा लाल था, आंखों से खून रिस रिस कर गिर रहा था। अनुप्रिया उस आदमी को देखकर चीखती हुई ड्राइंग रूम की तरफ भागी। इस भागम भाग में उसके हाथ से उसका फोन भी कमरे में ही गिर गया। उसने दिव्या के कमरे को खटखटाया। अगले ही पल उसे याद आया कि दिव्या तो घर पर है ही नहीं। अनुप्रिया सोफे पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अनुप्रिया अपना फोन भी कमरे में छोड़ आई थी, और अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा कमरे में जाए। अनुप्रिया ड्राइंग रूम के सोफे पर ही बैठी रही और दिव्या का इंतजार करती रही। सुबह के 4 बज चुके थे। दिव्या अभी तक घर नहीं आई थी। इंतजार करते करते अनुप्रिया को नींद आ गई और वो सोफे पर ही सो गई। सुबह के लगभग 7 बजे अनुप्रिया के फ्लैट की बेल बजाती है, जिससे अनुप्रिया की आंख खुलती है। अनुप्रिया घड़ी में समय देखती है तो 7 बज रहे थे। अनुप्रिया उठकर फ्लैट का दरवाजा खोलती है तो सामने दिव्या होती है। अनुप्रिया दिव्या से कहती है, तुम कहाँ थी? मैं रात भर तुम्हारा वेट करती रही। दिव्या अंदर आते हुए हैरानी से पूछती है, मेरा वेट क्यों? मैं तो तुम्हें बताकर गई थी ना कि आज रात मैं पार्टी में जाऊंगी। अनुप्रिया कहती है, हाँ, लेकिन क्या तुमने पूरी रात पार्टी की थी? दिव्या मुस्कुराकर कहती है, कलीग के साथ पार्टी तो 2 बजे ही खत्म हो गई थी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड कपिल मुझे अपने घर ले गया था और बाकी की पार्टी उसके घर पर की। अनुप्रिया मुंह बनाकर कहती है, हद है। दिव्या थकी थकी सी आवाज में कहती है, यार अनुप्रिया, प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो, सिर बहुत दर्द कर रहा है। अनुप्रिया हाँ में सिर हिलाते हुए किचन में चली जाती है। वो गैस पर दूध उबलने रखती है, लेकिन उसे बाजरे की रोटी की खुशबू आती है। वो मन ही मन सोचती है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले तो अनुप्रिया को लगता है कि रोटी की ये खुशबू किसी दूसरे फ्लैट से आ रही है, लेकिन धीरे धीरे खुशबू बढ़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई वहीं गैस पर बाजरे की रोटी बना रहा था, लेकिन वहां अनुप्रिया के अलावा कोई और नहीं था। अनुप्रिया कॉफी लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती है। अनुप्रिया बाजरे की रोटी के बारे में दिव्या को बताती ही है, लेकिन वो ध्यान करती है कि ड्राइंग रूम में कोई भी खुशबू नहीं आ रही है।
ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी फ्लैट में कोई चीज बन रही है और केवल हमारे किचन में ही खुशबू आ रही है, जबकि ड्राइंग रूम का एरिया तो बाहर की तरफ था और किचन अंदर की तरफ। अनुप्रिया दिव्या से पूछती है, दिव्या, क्या तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बाजरे की रोटी की तेज महक आ रही थी? दिव्या कहती है, नहीं, मुझे तो किसी भी रोटी की महक ही नहीं आ रही है। मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ी देर जाकर आराम करती हूं। हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है। दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। अनुप्रिया एक बार फिर किचन में जाती है और फिर से रोटी की महक आ रही थी। अनुप्रिया मन ही मन सोचती है, अजीब बात है, बाहर खुशबू नहीं है और यहां इतनी तेज। कॉरिडोर में जाकर देखती हूं। अनुप्रिया अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में चलती है और सूंघने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई खुशबू नहीं आती है। अनुप्रिया भागकर वापस अपने किचन में आती है और महसूस करती है कि ये खुशबू सिर्फ उसके किचन से आ रही है। वो दिव्या को ये बात बताने जाती है, लेकिन फिर रुक जाती है, क्योंकि दिव्या अभी आई थी, इसीलिए वो दिव्या को परेशान करना ठीक नहीं समझती। अनुप्रिया को रात की घटना भी याद आती है, लेकिन वो हिम्मत करके अपने कमरे में जाती है और लाइट ऑन करती है। अब सब कुछ सामान्य था। अनुप्रिया अपना फोन उठाकर उसे चार्जिंग पर लगा देती है। वह अपना कमरा साफ करती है और नहाने चली जाती है। जब अनुप्रिया नहा रही थी तो उसे अपने कमरे से किसी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। अनुप्रिया जल्दी जल्दी अपने शरीर पर पानी डालती है ताकि देख सके कि आखिर बाहर कौन है। वो अपने बदन पर तौलिया लपेटी ही थी कि तभी लाइट चली जाती है। अनुप्रिया एक बार फिर घबरा जाती है। कमरे से लगातार बोलने की आवाज आ रही थी। अनुप्रिया कहती है, दिव्या, दिव्या, क्या बाहर तुम हो? यहां अंधेरा हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम मुझे टॉर्च दे सकती हो? अनुप्रिया इतना ही कहती है कि अचानक उसके बाथरूम में उसे एक औरत हाथ में लालटेन लिए हुए दिखती है, जिसे देखकर अनुप्रिया की बुरी तरह चीख निकल जाती है। उस औरत ने घाघरा और कमीज पहन रखी थी, हाथों में चूड़ा, नाक में नथ, कान में चांदी के औगन्या, पैरों में तोड़े, कमर पर करधनी, हाथों में बाजूबंद और उंगलियों में बहुत सी अंगूठियां पहनी हुई थी। उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पिछली रात उस आदमी की थी, बिल्कुल लाल। अनुप्रिया की चीख इतनी तेज थी कि दिव्या भी नींद से जाग गई और भागकर अनुप्रिया के कमरे में आ गई। जैसे ही दिव्या बाथरूम की तरफ बढ़ी, लाइट भी आ गई। दिव्या ने देखा कि अनुप्रिया की आवाज बाथरूम से आ रही है। दिव्या ने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला तो अनुप्रिया बदहवास चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। दूसरी तरफ इनके फ्लैट की घंटी बार बार बज रही थी। दिव्या ने जाकर पहले दरवाजा खोला तो देखा कि आसपास के फ्लैट के कुछ लोग खड़े हैं। बाहर खड़े लोगों में एक औरत ने पूछा, क्या हुआ बेटा? हमें यहां से चीखने की आवाज आई। तुम लोग ठीक तो हो ना? दिव्या कहती है, आंटी आइए, सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अनुप्रिया बाथरूम में नहा रही थी तो चीखने लगी। बाहर खड़े 2-4 लोग फ्लैट के अंदर आते हैं और अनुप्रिया को टॉवल में लिपटा देखते हैं। एक औरत दिव्या से इशारा करती है कि वह अंदर से कुछ और ले आए जिससे कि अनुप्रिया को ढका जा सके। दिव्या अनुप्रिया के कमरे से जाकर ही उसका एक दुपट्टा ले आती है। अनुप्रिया रो रही थी। दिव्या उससे पूछती है, अनुप्रिया क्या हुआ? बाथरूम में क्या देख लिया था जो इतना डर रही हो? अनुप्रिया दिव्या के गले लग जाती है और कहती है, वहां मैंने एक औरत को देखा था, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। वहां खड़ी एक औरत कहती है, अरे ऐसे कैसे लड़कियों के कमरे में कोई आ गया? मैं देखकर आती हूं। 2 औरतें अनुप्रिया के कमरे और बाथरूम को अच्छी तरह देखती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखता। वो औरत कहती है, अरे बेटा, वहां तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। तभी दिव्या उस औरत का साथ देते हुए कहती है, हाँ आंटी, वो अभी लाइट चली गई थी, तब ये बाथरूम के अंदर ही थी, शायद अंधेरे की वजह से कोई वहम हुआ होगा। आप लोग परेशान मत होइए, मैं हूं, मैं संभाल लूंगी। वो औरत कहती है, ठीक है बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो बुला लेना। सभी लोगों को जाने के बाद दिव्या अनुप्रिया को पानी पिलाती है,
और उससे पूछती है, अनुप्रिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम इतनी बुरी तरह चिल्लाई कि फ्लैट के लोग भी आ गए। लाइट तो आती जाती रहती है, इसमें इतना डरने वाली क्या बात थी? अनुप्रिया अपने आंसू पूछते हुए कहती है, दिव्या, मैं सच कह रही हूं, मैंने कल रात भी एक आदमी को देखा था। वो बहुत ही अजीब था। उसने अजीब तरीके के कपड़े पहन रखे थे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? वो कोई। ये कहते कहते अचानक अनुप्रिया को ध्यान आता है कि उसने उस अजीब दिखने वाला आदमी को अपनी पेंटिंग में देखा था, उसी पेंटिंग में जो वो कल खरीद कर लाई थी। फिर वह अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, इधर आओ, मेरे साथ आओ दिव्या, मैं दिखाती हूं मैंने किसे देखा था। अनुप्रिया उठकर अपने कमरे में जाती है। दिव्या भी उसके पीछे पीछे जाती है। अनुप्रिया दीवार पर टंगी पेंटिंग की तरफ इशारा करती है और कहती है, देखो दिव्या, ये आदमी जो सबसे आगे चल रहा है ना, मैंने ठीक इसके जैसे एक आदमी देखा था, और अभी बाथरूम में जो मैंने औरत देखी थी वो इन्हीं में से एक औरत थी। बिल्कुल इनके जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। दिव्या कहती है, ये तो बंजारे लोग हैं, और ये पेंटिंग तुम कब लाई? अनुप्रिया कहती है, कल ही लाई थी। कल मैं अपने कॉलेज का सामान खरीदने गई थी। उसी शॉप पर मुझे ये पेंटिंग दिखी थी। मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैं इसे ले आई। दिव्या एक बार फिर शक जताते हुए कहती है, अनुप्रिया, तुम सच कह रही हो ना? तुमने सच में इनके जैसे लोगों को देखा था? अनुप्रिया कहती है, हाँ दिव्या, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? भला मुझे क्या मजा आएगा चीखने चिल्लाने में? और कल रात मैं अपने कमरे से डर के मारे बाहर आ गई थी, क्योंकि मैंने एक आदमी को देखा था, और इसीलिए मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही, और फिर जब तुम नहीं आई तो मैं वहीं सो गई। दिव्या अनुप्रिया को समझाती है, ठीक है दिव्या, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहना। ठीक है, और एक काम करो, इस पेंटिंग के आने की वजह से ही तुम्हें ऐसे इल्यूजन आ रहे हैं। तुम इस पेंटिंग को फेंक दो। वैसे कितने की लाई थी ये पेंटिंग? अनुप्रिया कहती है, ज्यादा महंगी नहीं थी, बस 300 रुपये लिए थे। दिव्या कहती है, हाँ तो फिर कोई बात नहीं, ज्यादा महंगी भी नहीं है कि नुकसान हो जाए। अनुप्रिया दिव्या के कहे अनुसार उसी समय वह पेंटिंग उतारती है और उसे सोसाइटी के परिसर में बने डस्टबिन में फेंक आती है। अनुप्रिया को अब काफी रिलैक्स लग रहा था। रात ठीक से ना सोने की वजह से वह फिर से अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। दिव्या उससे कहती भी है कि उसके कमरे में जाकर उसके साथ लेट जाए, लेकिन अनुप्रिया ये कहकर मना कर देती है कि अब तो वो पेंटिंग को फेंक आई है, अब शायद उसे ऐसी चीज दिखाई ना दे। क्योंकि आज संडे था, इसलिए दिव्या भी घोड़े बेचकर अपने कमरे में सोने चली जाती है, और अनुप्रिया तो वैसे भी थकी हुई थी, इसलिए वो भी अपने कमरे में आंखें बंद करके लाइट जलाकर सो जाती है, क्योंकि उसने मन में कहीं ना कहीं डर तो था। अनुप्रिया सोती है और एक बार फिर उसको सपने में वही दृश्य दिखाई देता है। वही रेगिस्तान है, वही चमचमाती धूप है, और बंजारों का एक कारवां जो एक गीत गाते हुए चल रहा है, बीर नहीं मारे बीर बटोही, बाई पन्ना को ब्याव है, पाठ उतारे कुण सो मामू, मन में चूनड़ी आस है, पति पिता और महाराजा या आया उधरे काम रे, बात बरावे कुण सो वीरो, चितना से चितराम रे, उलझी रहो उलझन में, मन की रे जावे निमन में, कुण सो कानूड़ो सुने गाने रे, जय महावीर मेवाड़ धरा महाराणा। ये दृश्य तो अनुप्रिया के सपने में चल रहा था, लेकिन न जाने कब अनुप्रिया नींद में ही उठती है और ये गीत गाने लगती है। अनुप्रिया की आवाज बहुत भारी भरकम हो गई थी। गले का स्वर ऐसे निकल रहा था जैसे कि वह बहुत चिल्लाई हो और उसके बाद गाना गा रही हो। गाने की आवाज भी काफी तेज थी, जिसकी वजह से दिव्या की आंख खुल गई। जब दिव्या अनुप्रिया के कमरे में आई तो अनुप्रिया को देखकर हैरान रह गई। अनुप्रिया नींद में ही आंखें बंद करके एक अलग तरीके का ही डांस कर रही है और साथ ही साथ एक अजीब राजस्थानी गाना गा रही है। उस समय दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि अनुप्रिया को क्या हुआ है।
वो नींद में ऐसा क्यों कर रही है? दिव्या अनुप्रिया को पकड़कर झंझोड़ती है तो एकदम अनुप्रिया की आंखें खुलती हैं। दिव्या कहती है, अनुप्रिया, क्या कर रही थी तू? अनुप्रिया हैरानी से कहती है, क्या हुआ? क्या कर रही थी मैं? अनुप्रिया अपने बिस्तर की तरफ देखती है। उसे याद आता है कि वह तो सो रही थी। दिव्या कहती है, तू पता नहीं कौन सा गाना गा रही थी और डांस भी कर रही थी। मुझे कुछ बताएगी भी कि सपने में कौन सा राजकुमार आ गया था जिसके साथ तू गाना गा रही थी? अनुप्रिया को कुछ भी याद नहीं आता। वो चुप खड़ी थी। दिव्या को अनुप्रिया की हालत ठीक नहीं लगती है, इसीलिए वो बात को बदलते हुए कहती है, अच्छा, दोपहर के 2 बज चुके हैं, खाने में खिचड़ी बना लूं? अनुप्रिया हाँ में सिर हिला देती है। दिव्या किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। अनुप्रिया बाहर अकेले थी, इसीलिए वो भी किचन में चली जाती है और दिव्या से बातें करने लगती है। अनुप्रिया के आने के कुछ देर बाद ही दिव्या को रोटी की तेज खुशबू आने लगती है। अब अनुप्रिया का अंदाज थोड़ा बदल जाता है। वो किचन में इधर से उधर चक्कर लगाने लगती है। दिव्या अनुप्रिया से कहती है, तुम्हें अब भी बाजरे की रोटी की खुशबू आ रही है? अनुप्रिया ना में सिर हिला देती है और वहां से चली जाती है। दिव्या मन में सोचती है कि इसे क्या हो गया। पागलों की तरह इधर से उधर टहल रही थी। खाना बनने के बाद दोनों खाना खाते हैं। अनुप्रिया बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। दिव्या उसके इस व्यवहार को देखकर हैरान थी। खाने के मामले में अनुप्रिया की खुराक काफी कम थी, लेकिन पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। 3 प्लेट खिचड़ी खा गई और दिव्या को पेट भरकर खाने को भी नहीं मिली। दिव्या अनुप्रिया से पूछती है, आज खिचड़ी ज्यादा टेस्टी बनी थी क्या, जो इतनी सारी खा गई? ये सुनकर अनुप्रिया गुस्से में कहती है, तू अपना खाना खा, मेरे खाने पर नजर मत लगा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूं। अनुप्रिया के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर दिव्या हैरान थी, क्योंकि अनुप्रिया तो बहुत ही इज्जत से बात करती थी और आज उसे क्या हो गया था। दिव्या को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। खाना खाने के बाद अनुप्रिया अपने कमरे में चली जाती है और लेट जाती है। दिव्या भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती है और रात 8 बजे खाना बनाने के बाद ही दिव्या अनुप्रिया को उठाती है। लेकिन जब वह अनुप्रिया के कमरे में आती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि दीवार पर वो पेंटिंग दोबारा लगी हुई थी। दिव्या मन ही मन कहती है, अनुप्रिया तो मेरे सामने इस पेंटिंग को बाहर फेंक कर आई थी, तो फिर वापस क्यों ले आई? दिव्या के मन में अब डर पैदा हो चुका था। हालांकि उसने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं था जो कि डर की वजह बने, लेकिन वह जानती थी कि अनुप्रिया झूठ तो नहीं बोलेगी। दिव्या ने हिम्मत करके अनुप्रिया को खाना खाने के लिए उठाया। अनुप्रिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो रही थी। अनुप्रिया की आंखों को देखकर दिव्या झट से खड़े होकर पीछे की तरफ कूद पड़ी। दिव्या डर कर कह रही थी, अनु, तुम्हें क्या हो गया? अनुप्रिया ने गुस्से से अपने शरीर के ऊपर से चादर हटाई और एक ही झटके में हवा में सीधी खड़ी हो गई। हवा में झूलती अनुप्रिया किसी चुड़ैल की भांति लग रही थी। अनुप्रिया के शरीर की नसें साफ तौर पर देखी जा सकती थी। अनुप्रिया वैसे भी पतली दुबली थी, इसलिए उसकी नसें और उभर कर बाहर की तरफ आ रही थी, जो कि देखने में थोड़ी डरावनी भी लग रही थी। दिव्या अनुप्रिया को इस हाल में देखकर जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है और उसके कमरे की कुंडी लगा देती है। दिव्या अपने कमरे में आकर अपने कमरे की भी अंदर से कुंडी लगा लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके सारी बात बताती है। पहले तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि शायद तुमने कोई हॉरर फिल्म देख ली है, इसलिए तुम मुझे डराने के लिए ये सब बातें कर रही हो। लेकिन जब दिव्या फोन पर रोने लगती है तो उसके बॉयफ्रेंड को उसकी बातों में सच्चाई दिखने लगती है, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड यश उससे कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं, तुम रोना बंद करो। कुछ देर बाद यश दिव्या के पास आ जाता है। दिव्या यश के गले लगकर बहुत देर तक रोती है और उसे सारी आप बीती बताती है। यश कहता है, कहाँ है अनुप्रिया, मुझे लेकर चलो। दिव्या डरते डरते यश को अनुप्रिया के कमरे में ले जाती है।
अनुप्रिया सुकून के साथ अपने बिस्तर पर सो रही थी। यश अनुप्रिया के पास जाकर बैठता है। दिव्या उसे संभल कर बैठने के लिए कहती है। यश अनुप्रिया को आवाज देता है, अनुप्रिया, अनुप्रिया। अनुप्रिया अपनी आंखें खोलती है तो वह बिल्कुल सामान्य थी। ना उसकी लाल आंखें थीं, ना उसकी नसें खड़ी थीं। यश को देखकर अनुप्रिया हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती है और अपने कपड़े ठीक करने लगती है। अनुप्रिया की नज़र दिव्या पर पड़ती है और वह पूछती है, दिव्या, ये कौन है? जब दिव्या अनुप्रिया को बिल्कुल ठीक देखती है तो वह अनुप्रिया के पास आकर बैठ जाती है और उसे यश के बारे में बताती है। यश पूछता है, अनुप्रिया, अब तुम ठीक हो ना? अनुप्रिया कहती है, हाँ, मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? यश कहता है, दिव्या बता रही थी कि तुम अजीब हरकतें कर रही थी। अनुप्रिया पूछती है, अजीब हरकत? कैसी अजीब हरकतें? मैं तो आराम कर रही थी, आज संडे है ना, कल से फिर कॉलेज जाना है। दिव्या अनुप्रिया को उसकी हालत के बारे में बताना चाहती है, लेकिन यश उसे इशारे से मना कर देता है और कहता है, अनुप्रिया, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या आज हम रात बाहर ही डिनर करें? दिव्या यश को टोकते हुए कहती है, लेकिन मैंने तो खाना बना लिया है, उस खाने का क्या होगा? यश कहता है, कोई बात नहीं, तुम खाना पैक कर लो, हम गरीबों में बांट देंगे। फिलहाल हम बाहर चलते हैं, बार बार संडे आने में बहुत समय लग जाता है। दिव्या भी ठीक वैसे ही करती है। दिव्या सारा खाना पैक कर लेती है। यश दिव्या को कमरे में बुलाता है और अकेले में कहता है, दिव्या, तुम अनुप्रिया को लेकर मेरी कार में बैठ जाना। मैं चुपचाप वो पेंटिंग उतार कर अपनी कार की डिग्गी में ले जाऊंगा और कहीं दूर फेंक दूंगा। दिव्या इतना तो समझ चुकी थी कि जो कुछ भी हो रहा है इस पेंटिंग की वजह से ही हो रहा है, इसीलिए उसने इस पेंटिंग के बारे में यश को सारी बातें बता दी थी और अब यश ने भी यही सोचा था कि पेंटिंग को वह खुद फेंक देगा ताकि अनुप्रिया दोबारा उसे उठाकर ना ला पाए। यश के कहे अनुसार दिव्या अनुप्रिया को लेकर कार में बैठ जाती है और यश पेंटिंग उतार कर लाता है और चुपचाप अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेता है। ये लोग रात को बाहर ही खाना खाते हैं। उसके बाद यश दिव्या और अनुप्रिया को उनके फ्लैट पर छोड़ देता है। दिव्या फोन पर यश से उस पेंटिंग के बारे में पूछती है तो यश उसे बताता है कि उसने एक बड़े नाले में उस पेंटिंग को फेंक दिया है और अब वह टेंशन ना ले, बेफिक्री के साथ सो जाए। दिव्या अब रिलैक्स हो जाती है और दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात हो रही थी। अनुप्रिया दोबारा वही हरकतें करने लगती है, लेकिन इस बार वह अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी और जोर जोर से वही गीत गा रही थी। एक बार फिर दिव्या की आंख खुल जाती है और वो बाहर आकर देखती है तो अनुप्रिया राजस्थानी भाषा में एक गीत गा रही थी और नाच रही थी। दिव्या को अनुप्रिया से बात करते हुए डर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अनुप्रिया के पास जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। जैसे ही दिव्या अनुप्रिया को छूती है, अनुप्रिया एकदम अपनी आंखें खोलती है और अपने बाल बिखेर देती है। वह किसी चुड़ैल की भांति दिव्या पर कूद पड़ती है और कहती है, क्या परेशानी है तेरी? मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती है? कभी खाने को टोकती है तो कभी गाने को। लगता है तुझे मारना पड़ा, तभी तू ठीक होगी। दिव्या अपने आप को संभालती कि तभी दिव्या को ड्राइंग रूम में एक अजीब आदमी दिखाई देता है। ये वही आदमी था जो अनुप्रिया को भी दिखाई दिया था। दिव्या सोचती है कि यश ने तो पेंटिंग फेंक दी थी, तो अब ये सारी चीज उसे क्यों दिखाई दे रही है? दिव्या अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन बंजारों का वो आदमी दिव्या के पैर पकड़ लेता है, जिससे दिव्या मुंह के बल गिर जाती है। कुछ ही देर में वहां कुछ बच्चे और 3-4 औरतें भी एक जैसे वेशभूषा में दिखाई देने लगते हैं। वे लोग और कोई नहीं बल्कि बंजारे ही थे। दिव्या उनके आगे गिड़गिड़ाती है कि उसे जाने दे, वो उन्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन वे दिव्या की नहीं सुनते हैं। उस आदमी के पास एक डंडा था जिसे वह दिव्या की तरफ फेंकता है तो दिव्या के सिर में चोट लग जाती है। दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, मुझे बचाओ, आंटी प्लीज हेल्प मी, कोई है, प्लीज मुझे बचाइए।
उसकी आवाज सुनकर फ्लैट के एक दो लोग बाहर आकर दिव्या का दरवाजा पीटने लगते हैं। दरवाजा पीटने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो सोसाइटी के लोग गार्ड को बुलाकर दिव्या का दरवाजा तोड़वा देते हैं। वे लोग अंदर का नजारा देखकर हैरान थे। ड्राइंग रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। दिव्या के सिर से खून निकल रहा था और वह दर्द से कराह रही थी। अनुप्रिया भी एक साइड बेहोश पड़ी हुई थी। वे लोग तुरंत दिव्या और अनुप्रिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। दिव्या को जब होश आता है तो वो घबराकर अपनी सारी आपबीती बताती है, लेकिन अनुप्रिया को होश ही नहीं आता है। दिव्या के बारे में जब यश को पता चलता है तो वो भी भागा भागा हॉस्पिटल आता है। दिव्या उसे भी सारी बात बताती है। यश खुद भी हैरान था कि वो खुद उस पेंटिंग को बहुत दूर एक नाले में फेंक कर आया था। यश और दिव्या ये सारी बातें मिसेस कटारिया को बताते हैं, क्योंकि इस समय केवल वही उनके साथ हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। उन्हें ये सारी घटनाएं सामान्य नहीं लगती हैं और वो यश से कहती हैं, अगर ये भूत प्रेत वाली बात सच है तो एक शख्स हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। यश भी उत्सुकता से पूछता है, कौन? मिसेस कटारिया कहती हैं, गायत्री मंदिर के पीछे बने शमशान में एक भगत नाम का तांत्रिक बैठता है। वो सभी बुरी शक्तियों को अपने वश में करने की ताकत रखता है। तुम एक बार जाकर उनसे मिलो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यश मिसेस कटारिया के कहने पर उसी तांत्रिक से मिलने चला जाता है। इधर मिसेस कटारिया अनुप्रिया को उसके वार्ड में देखने जाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अनुप्रिया अपने बेड पर नहीं थी। मिसेस कटारिया जल्दी से नर्स को बुलाकर लाती हैं। नर्स भी हैरान थी। अरे, वो लड़की कहाँ चली गई? उसकी हालत तो बैठने की भी नहीं थी। नर्स हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ अनुप्रिया को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती। जब डॉक्टर को ये पता चलता है तो वो भी बहुत गुस्सा करते हैं कि स्टाफ से एक मरीज का ध्यान नहीं रखा जाता। मिसेस कटारिया डॉक्टर को अनुप्रिया के अंदर भूत प्रेत होने की बात बताते हैं तो डॉक्टर मिसेस कटारिया को ही डांट देते हैं। देखने में तो आप पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन बातें गवारों की तरह अंधविश्वास वाली हैं। डॉक्टर उस समय अपने स्टाफ को आदेश देता है कि वह सीसीटीवी कैमरा चेक करे। डॉक्टर को भी हैरानी तब होती है जब अस्पताल के किसी भी कॉरिडोर में अनुप्रिया दिखाई ही नहीं देती है, तो आखिर वो गई कहाँ? डॉक्टर गुस्से में उठकर वापस अनुप्रिया के वार्ड में आता है। डॉक्टर वार्ड में चारों तरफ देखा है और मन ही मन सोचता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं मिसेस कटारिया सच तो नहीं कह रही थी। डॉक्टर का इतना ही सोचना था कि अचानक उस वार्ड में रखी सारी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। डॉक्टर घबरा जाता है और वह बाहर की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से लॉक हो चुका था। डॉक्टर चीखने चिल्लाने लगता है। बाहर लोग इकट्ठे हो गए थे, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। अब डॉक्टर के कानों में एक बच्चे की आवाज आती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे शरीर में न जाने कितनी सुइयां घुसा दी, मुझे इतनी तकलीफ दी, अब देख मैं तुझे तकलीफें दूंगा। जैसे ही डॉक्टर पीछे मुड़ता है, उसके सामने अनुप्रिया एक भयंकर रूप लेकर खड़ी हुई थी। ठीक वैसा ही रूप जैसा दिव्या ने देखा था। लाल आंखें, पूरे शरीर की नसें खड़ी हुई। अनुप्रिया टेबल पर रखे इंजेक्शन को उठाती है और डॉक्टर के शरीर पर इंजेक्शन से ताबड़तोड़ हमला करने लगती है। वो डॉक्टर पर तब तक हमला करती रहती है जब तक डॉक्टर खून से लथपथ नहीं हो जाता। इधर बाहर सभी लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे लोग दरवाजा तोड़ते हैं, अनुप्रिया उन सभी को देखकर हंसने लगती है। अनुप्रिया को देखकर सभी लोग घबराकर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर अनुप्रिया बाहर भाग जाती है। दूसरी तरफ यश वापस हॉस्पिटल आ चुका था, क्योंकि उसे तांत्रिक नहीं मिला था। जब वह शमशान गया था तो पता चला कि भगत तांत्रिक रात के समय ही मिलते हैं, इसलिए वो वापस हॉस्पिटल आ गया था। यश जब अपनी कार पार्क कर रहा था तो उसकी नजर भागती हुई अनुप्रिया पर पड़ती है। वो तुरंत अनुप्रिया के पीछे भागता है, लेकिन जब वह देखता है कि अनुप्रिया दुगनी स्पीड से भाग रही है तो जल्दी से अपनी कार निकालता है और कार से अनुप्रिया का पीछा करने लगता है। अनुप्रिया सड़क पर तेजी के साथ भाग रही थी।
अधिकतर लोग उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग तो ये सोचकर इग्नोर कर रहे थे कि हो सकता है कोई पागल हो। अनुप्रिया बिना देखे बस भागे जा रही थी। तभी एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वो गिर जाती है। उस समय वहां आसपास की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और अनुप्रिया कोई भी हलचल नहीं करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर यश अनुप्रिया को लेकर वापस हॉस्पिटल आ जाता है। जैसे ही यश अनुप्रिया को हॉस्पिटल में लेकर आ रहा था, सभी लोग उससे कोसों दूर भाग रहे थे, क्योंकि सभी ने थोड़ी देर पहले अनुप्रिया का भयंकर रूप देखा था। इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन यश को तो कुछ पता ही नहीं था। यश अनुप्रिया को उसके वार्ड में लेकर जाता है और एक दो लोगों से कहता है कि वो अनुप्रिया को बांधेगा, इसीलिए आगे आकर उसकी मदद करो। लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। यश अकेले ही अनुप्रिया को बिस्तर पर लेटाकर उसे बेड से बांधने की कोशिश करता है। तभी अचानक अनुप्रिया के शरीर में हलचल होने लगती है, जिसे देखकर बाहर खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं और यश को भी सतर्क करते हैं। वे लोग बार बार यश से कह रहे थे कि उस लड़की को छोड़कर बाहर आ जाए, नहीं तो वो उसका भी वही हाल करेगी जो डॉक्टर का किया था। लेकिन यश इन सब बातों से अनजान था। वो बस स्थिति को कंट्रोल करना चाहता था, क्योंकि यश नहीं चाहता था कि अनुप्रिया फिर से उनके हाथ से निकलकर बाहर भागे। मिसेस कटारिया एक भली औरत थी। यश की हिम्मत को देखकर वो आगे आती है और अनुप्रिया को बांधने में यश की मदद करने लगती है। उन्हें देखकर अन्य लोग भी यश की मदद करते हैं। अनुप्रिया अजीब अजीब सी डरावानी आवाज निकाल रही थी। वो राजस्थानी में बड़बड़ा रही थी, मनय छोड़ दो, थे लोग मनय म्हारी साथ घनी गलत बातां कर रिया हो, मैं था सगला नए मार दूंला, थारी मौत म्हारे हाथा माइया लिखी है। यश ने सभी को वार्ड से बाहर निकालकर चेतावनी दे दी कि कोई भी इस वार्ड के आसपास न आए। यश खुद भी मिसेस कटारिया और दिव्या को वापस सोसाइटी में ले गया। यश दिव्या और अनुप्रिया के फ्लैट में जाता है। उसके पीछे पीछे मिसेस कटारिया भी थी। यश अनुप्रिया के कमरे से वो बंजारों वाली पेंटिंग उतारता है। पेंटिंग एक शीशे के फ्रेम में बंद थी और एक कपड़े पर बनी हुई थी। यश सबसे पहले पेंटिंग के फ्रेम को तोड़ता है और फिर उस पेंटिंग को लाइटर से आग लगा देता है। आग की लपटें तो खूब तेजी के साथ ऊपर उठती है, लेकिन उस पेंटिंग को कुछ नहीं होता। कुछ देर में आग शांत हो जाती है और पेंटिंग वैसे की वैसे ही रहती है। ये देखकर तीनों ही डर जाते हैं। यश दिव्या से पूछता है, अनुप्रिया, ये पेंटिंग लाई कहां से थी? दिव्या कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी एक दो दिन पहले ही लाई थी और तब से ही ये घटनाएं हो रही हैं। जरूर पेंटिंग का ही भूत है जो अनुप्रिया का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मिसेस कटारिया कहती हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई साधारण प्रेत आत्मा है। इसका हल तो तांत्रिक भक्त ही कर सकते हैं। यश, तुम वहां गए थे, क्या हुआ? यश कहता है, हाँ मैं गया था, लेकिन वो तांत्रिक वहां नहीं थे और मुझे किसी ने बताया कि वह रात के समय ही शमशान में मिलेंगे, इसीलिए हमें रात होने का इंतजार करना होगा। यश मिसेस कटारिया से कहता है कि आंटी प्लीज आप दिव्या को अपने साथ ही रखिए, उसे इस घर में मत आने देना। मिसेस कटारिया कहती हैं, बच्चों, मेरे ख्याल से हमें अनुप्रिया के घर वालों को खबर दे देनी चाहिए। भगवान ना करें अनुप्रिया के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो सारी बात तुम लोगों पर ही आएगी। यश कहता है, आंटी आपकी बात बिल्कुल सही है। यश दिव्या से अनुप्रिया का फोन मांगता है। अनुप्रिया का फोन उसके कमरे में ही था। यश अनुप्रिया के फोन को उठाता है तो देखता है कि रवि की कॉल आई पड़ी है। यश दिव्या से पूछता है कि रवि कौन है। दिव्या उसे बताती है कि अनुप्रिया के कॉलेज का फ्रेंड है। तभी यश के दिमाग में आता है कि रवि को जरूर पता होगा कि अनुप्रिया ये पेंटिंग कहां से लाई थी। वह तुरंत रवि को कॉल को मिलाता है और उसे सारी बात बताता है। रवि को अनुप्रिया की हालत का सुनकर बहुत अफसोस होता है और वह यश से कहता है कि उसे वह दुकान पता है जहां से अनुप्रिया ने वो पेंटिंग खरीदी थी। यश उससे कहता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं, तुम मुझे उस पेंटिंग वाले के पास लेकर चलना। इधर दिव्या अनुप्रिया के घर वालों को फोन कर बस इतना बताती है कि अनुप्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, वे उससे मिलने आ जाए।
और दूसरी तरफ यश रवि के साथ उस पेंटिंग वाले की दुकान पर जाता है। यश उस दुकान वाले से उस पेंटिंग के इतिहास के बारे में पूछता है, जिस पर वह दुकान वाला बताता है, अरे साहब, वो पेंटिंग तो बहुत सालों पुरानी है। जब मेरे दादाजी ये दुकान संभालते थे तो किसी ने उनके समय में पेंटिंग बहुत ही कम दामों में मेरे दादा को बेची थी, लेकिन तब से ये पेंटिंग किसी ने खरीदी ही नहीं। उस दिन अचानक उन मैडम को पता नहीं इसमें क्या अच्छा लगा कि इसे ले गईं। यश ये सुनकर थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि ये पेंटिंग तो बहुत साल पहले इस दुकान पर कोई देकर गया था। अब तो वो आदमी जिंदा भी नहीं होगा। यश खाली हाथ लौट आता है और आखिरकार रात भी हो जाती है। रवि और यश गायत्री मंदिर के पीछे बने शमशान में जाते हैं। जिस समय यश और रवि शमशान पहुंचे तब भगत तांत्रिक अपना भोजन कर रहा था। यश और रवि ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर उस तांत्रिक से अनुप्रिया की हालत के बारे में बताया। तांत्रिक ने उनकी बात सुनकर तुरंत ही अपना एक छोटा सा झोला उठाया और यश के साथ अस्पताल की तरफ चला गया। वहां जाकर देखा तो अनुप्रिया अस्पताल से फिर गायब हो चुकी थी और अस्पताल के कुछ लोग घायल भी हुए थे। पूछने पर पता चला कि कुछ सुबह की तरह अस्पताल से भाग चुकी है। यश और रवि को अनुप्रिया की बहुत चिंता हुई। उसने दिव्या को तुरंत फोन किया और उसे अनुप्रिया के बारे में बताया, जिस पर दिव्या ने उसे बताया कि अनुप्रिया अभी अभी अपने फ्लैट में गई है। यह सुनकर यश को थोड़ा रिलैक्स लगा और वह तांत्रिक भगत को लेकर तुरंत दिव्या की फ्लैट में गया। तांत्रिक ने किसी मंत्र के साथ दिव्या व अनुप्रिया के फ्लैट का दरवाजा खोला। अंदर का हाल बहुत ही बुरा था। जगह जगह रेत पड़ी हुई थी और खून के निशान थे। तांत्रिक 2 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन अन्य किसी की भी उस फ्लैट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। इस समय दोबारा एक गीत की आवाज आती है, महाराणा में वाड़ धरारी राके मुछ मरोड़ रे, जुगबालारी आज जगत में हुई न होवी होड़ रे, सिसोदिया सिरदार सूरमा सकला में सिर मोर रे, चार कूट में चावो जुग जुग रैयो गढ़ चित्तोड़ रे, पर जा पर संग मेरे आलसनी अंग मेरे, कोई कसर नहीं काणे रे। साथ ही साथ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज भी थी और ऐसा लग रहा था कि कई सारे लोग मिलकर यह गीत गा रहे हैं। तांत्रिक के फ्लैट में घुसते ही ये आवाज और जोर से बढ़ने लगती है। तांत्रिक गीत सुनकर समझ जाता है कि यह बंजारों के द्वारा गाया जाने वाली एक लोक कथा है, जो कि महाराणा प्रताप और पन्नाधाय को भी समर्पित है। तांत्रिक भी तेज आवाज में चिल्लाकर कहता है, कौन है तू, रुक जा। लेकिन लोक कथा बराबर चल रही थी। तांत्रिक फिर से कहता है, मेरी बात सुन ले वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अब आवाज रुक चुकी थी। तांत्रिक फ्लैट में अनुप्रिया को ढूंढता है और उन्हें अनुप्रिया उसी के कमरे में मिलती है। वह बिस्तर पर बैठी हुई थी। अनुप्रिया ने अपना साजो श्रृंगार बिल्कुल बंजारों की तरह कर रखा था। तांत्रिक की नजर दीवार पर टंगी पेंटिंग पर पड़ती है। तांत्रिक को समझते हुए देर नहीं लगती कि यह बंजारों की आत्माएं ही है जो अनुप्रिया के शरीर पर कब्जा कर रखी है। तांत्रिक गुस्से में कहता है, क्यों परेशान कर रहे हो इस लड़की को, छोड़ दो इसे। एक साथ 3-4 आवाज आती है, नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा शरीर है, जब तक हमें भेंट नहीं मिलेगी हम नहीं छोड़ेंगे। तांत्रिक भगत पूछता है, कैसी भेंट? वही आवाज फिर आती है, जो हमें महाराणा राज सिंह जी देने वाले थे। हम इतनी दूर से केवल उन्हीं के लिए यहाँ आए हैं, हमें हमारी भेंट चाहिए। ये सारी बातें वे बंजारे राजस्थानी भाषा में ही कर रहे थे। तांत्रिक राजस्थानी भाषा अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि कोई भी तांत्रिक यूं ही सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेते हैं। उन्हें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, जिनमें भाषाओं का ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। तांत्रिक भक्त कहता है, लेकिन ये महाराणा राज सिंह नहीं है, ये तो एक लड़की है। ये तुम्हारी भेंट के बारे में नहीं जानती, इसीलिए इसके शरीर को छोड़ दो। बंजारों की आत्मा कहती है, लेकिन इसने ही हमें बुलाया है, तो भेंट क्यों नहीं देगी? इस बात पर तांत्रिक भगत थोड़ा सोच विचार में पड़ जाता है।
कि आखिर अनुप्रिया इन आत्माओं को कैसे बुला सकती है। तांत्रिक भगत अपने झोले से हल्दी का एक पैकेट निकालते हैं और उससे फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर एक लकीर खींच देते हैं और बाहर खड़े सभी लोगों को चेतावनी देते हैं, चाहे कुछ भी हो, इस रेखा को पार करके अंदर मत आना। इसके बाद तांत्रिक भगत अभिमंत्रित राख निकालकर उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसे अनुप्रिया के सिर पर डालते हैं। ऐसा करने से अनुप्रिया किसी मछली की तरह तड़पने लगती है। तांत्रिक भक्त 3-4 बार ऐसा ही करते हैं। फिर उसके बाद का मंजर देखकर तांत्रिक भी हिल जाता है। अनुप्रिया तो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके शरीर से एक एक करके आत्माएं निकलती हैं। पहले एक बूढ़े आदमी की आत्मा निकलती है जो कि बंजारों का सरदार था, इसके पास डंडा भी था। उसके बाद 3-4 आदमियों की आत्मा निकलती है, फिर कुछ औरतों की और छोटे बच्चों की, उसके बाद मध्यम उम्र के बच्चों की और अंत में कुछ बूढ़ी औरतों की आत्माएं निकलती है। तांत्रिक भगत खुद भी बहुत हैरान था कि आखिर इतनी सारी आत्माओं के बाद भी अनुप्रिया जिंदा कैसे थी। जैसे ही सारी आत्माएं अनुप्रिया के शरीर से बाहर निकलती हैं, तांत्रिक भगत जल्दी से अनुप्रिया के माथे, हाथ की हथेलियों और पैर के तलवों पर अभिमंत्रित हल्दी लगा देते हैं। बंजारों का सरदार गुस्से में कहता है, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है, ये शरीर हमारा है, हमें दे दे। तांत्रिक भगत कहता है, नहीं, तुम्हारा शरीर अब इस दुनिया में नहीं है, तुम एक आत्मा हो, अब तुम किसी के शरीर में वास नहीं कर सकते, तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। वह बंजारा सरदार कहता है, लेकिन हम बिना भेंट के नहीं जा सकते, हमारे पीछे बहुत लोग हैं। तांत्रिक भक्त कहता है, तुम किस भेंट की बात कर रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हारी मौत कैसी हुई और इस पेंटिंग से तुम्हारा क्या संबंध है? तांत्रिक के सवाल पर एक बंजारण आगे आकर बताती है, ये उस समय की बात है जब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में महाराणा राज सिंह का राज्य था। उनके घर कुंवर जय सिंह का जन्म हुआ था। महाराणा राज सिंह जी ने हमें अपने घराने में भेंट देने के लिए बुलाया था। हम बहुत दूर से पूरे रेगिस्तान का सफर करके चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। हमने रास्ते भर महाराणा जी और पन्ना धाय का गुणगान गाया, लेकिन जैसे ही हम नगर में प्रवेश करने वाले थे, हम पर औरंगजेब के लोगों ने तीरों की बारिश कर दी, क्योंकि महाराणा राज सिंह जी हमेशा औरंगजेब का विरोध करते थे। उसके आदमियों ने न बच्चों को छोड़ा और न बूढ़ों को। हमारे साथ हुई इस घटना को वहां मौजूद बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं थी। हम पानी मांगते रहे, किसी ने पानी भी नहीं दिया। और फिर अत्याचार की इंतहा तो इतनी कि औरंगजेब के आदमियों ने हमारी लाशें रेगिस्तान में फेंक दी। हमारे कबीले से केवल एक ही छोटा बालक चित्रकार ही बचा था। हमने राजाओं के लिए एक परिवहन का काम किया है, उनके सैनिकों को युद्ध स्थल तक अनाज पहुंचाना और नगर के लोगों को जानवर उपलब्ध कराना। हमने क्या नहीं किया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हम आज तक भटक रहे थे। इस लड़की ने हमें अपने सीने से लगाया है, यही हमें भेंट देगी, वरना हम इसे अपने कारवां में शामिल कर लेंगे। ये कहानी सुनकर तांत्रिक भगत कहता है, तुम्हें गलत अंदेशा है, इसने केवल तुम्हारे सम्मान में तुम्हें गले लगाया है, और ये कोई रानी नहीं है और न महाराणा के परिवार की है, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। तुम्हारे साथ हुई इस घटना के लिए न तो महाराणा राज सिंह जी दोषी हैं और न ये लड़की। ये तो बहुत सालों पहले की बात है। मैं तुम्हें मोक्ष दिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें इस लड़की का शरीर छोड़ना होगा, वरना मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा जिसमें तुम्हें बहुत दर्द होगा। तांत्रिक की बात सुनकर बंजारों का कारवां हंसने लगता है और एक साथ कहता है, हम यहीं रहेंगे। बस फिर क्या था, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तांत्रिक ने भी वही किया। उसने तंत्र मंत्र का सारा सामान निकाला, जैसे कि सिंदूर, 405 नींबू, हल्दी और आम की कुछ सूखी लकड़ियां। तांत्रिक भक्त विधि की तैयारी करने लगा और ये देखकर सभी बंजारे हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तांत्रिक भगत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह कई 100 साल पुराने हैं, इसलिए वे शक्तिशाली हैं।
तांत्रिक भगत ने अपनी क्रियाविधि शुरू कर दी थी। वह आम की सूखी लकड़ियों को जलाकर उसे ही हवन कुंड बना देता है और उसमें देसी घी डालकर यज्ञ करने लगता है। साथ ही साथ तांत्रिक भगत जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण भी कर रहा था, जिसकी आवाज बाहर भी जा रही थी। कुछ देर तक बंजारों की हंसी की आवाज आती रही, लेकिन कुछ ही देर में बंजारों को तकलीफ महसूस होने लगी। उन्हें वही दर्द वापस होने लगा जैसा कि घटनास्थल पर हुआ था जब उन पर तीरों की बारिश हुई थी। उन्हें अपने शरीर पर हर उस जगह दर्द महसूस हो रहा था जहां जहां उनके तीर लगा था। सभी बंजारे फ्लैट में जमीन पर गिरकर तड़पने लगे थे और वे पानी मांग रहे थे। इसी बीच तांत्रिक अपनी जगह से उठा और उसने उस पेंटिंग को हवन कुंड में जला दिया। साथ ही साथ उस पर अभिमंत्रित हल्दी भी डालता रहा, जिससे वह पेंटिंग तेज आवाज के साथ वही जल गई और पेंटिंग के जलने के साथ में सारी आत्माएं भी गायब हो गई। फ्लैट में अब सब कुछ सामान्य था। तांत्रिक दरवाजा खोलकर यश से कहता है कि अनुप्रिया अब खतरे से बाहर है, लेकिन तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि इसके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। मैंने वो पेंटिंग जला दी है, अब वो आत्माएं मुक्त हो चुकी है। यश और दिव्या को ये सुनकर बहुत खुशी मिलती है, लेकिन दिव्या और यश के मन में एक सवाल था कि आखिर वह पेंटिंग बनाई किसने होगी। और वे यह सवाल तांत्रिक भगत से भी पूछते हैं, जिस पर भगत उन्हें जवाब देता है। उन बंजारों ने बताया था कि उन्हें मरते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा था और उस बूढ़ी औरत ने यह भी बताया था कि उनके कबीले से एक छोटा बालक चित्रकार ही बच पाया था। हो सकता है उसी ने वो मार्मिक पेंटिंग बनाई हो, उसने उस समय वो पेंटिंग बनाई हो और पीढ़ी दर पीढ़ी ये पेंटिंग आज भी जिंदा थी। हम कुछ नहीं कह सकते कि इस पेंटिंग ने कितने लोगों की जान ली है, क्योंकि कोई भी आत्मा हमेशा के लिए किसी शरीर के अंदर वास नहीं कर सकती, और अगर वह किसी जिंदा शरीर के अंदर वास भी करती है तो उस व्यक्ति की स्वयं की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आत्मा के खत्म होने पर उसका शरीर भी खत्म हो जाता है। फिर आत्माएं वह शरीर छोड़ देती है और अगला शिकार करती हैं। शायद अनुप्रिया के साथ भी यही हुआ हो, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। अब उन बंजारों की आत्माएं किसी को परेशान नहीं करेंगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी चित्र की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हो तो ये सामान्य है, क्योंकि रंग तो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि वह चित्र एक कहानी बयां कर रहा हो तो काफी हद तक उसका एक इतिहास रहता है जो असामान्य भी हो सकता है। इसलिए आगे से कोई भी चित्र या पेंटिंग खरीदते समय यह जरूर ध्यान रखना कि उसका इतिहास क्या रहा है। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने कहानी को आखिर तक सुना होगा। हालांकि बहुत कम लोग होते हैं जो सुन पाते हैं, लेकिन अगर आप अब तक भी कहानी सुन रहे हैं तो फिर मुझे कमेंट में लिखें कि हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरे स्टोरी। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने अंत तक स्टोरी सुनी है और आपका नाम अगली स्टोरी में जरूर लूंगा। तो चलिए अब हम अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। संदीप अंकुशे डोंबिवली, शबाना राकेश शर्मा जयपुर, राघव संजय जुबेदा, सपना शर्मा फरीदाबाद, अशोक सक्सेना प्रेम देशमुख, आसिफ बनारस, सुधीर कुमार जमशेदपुर, मनोज कुमार चौधरी एंड कविता चौधरी राजस्थान, सोनिया इजराइल, भास्कर बेहरा दुबई, रणवीर सिंह राजपूत जम्मू, अमित दिल्ली, मुस्कान हिमाचल, काजल शिव राठौड़ कर्नाटक, प्रीति और शमशेर मलेशिया, झूमा अरुणाचल, शहजाद लाहौर, बबलू कुमार हरियाणा। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।